हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 5 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है पैकेजिंग मटेरियल साइंस के ऊपर। और ये हमारा एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। बुक में आप लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग अभी पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में, तो देखिए इसमें आप लोग को पढ़ना क्या है। इसमें आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमारे जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग में जो भी हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली क्या क्या होता है, या तो प्लास्टिक में होते हैं या तो ग्लास में होते हैं, है ना। उनकी कैप या तो रबड़ वगैरह की होती है, तो या तो जो है एल्यूमिनियम या तो स्टील। तो ये जो भी कंटेनर्स या फिर कह सकते हो जो भी पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। मतलब उनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे उनको सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो पैकेजिंग इन्वॉल्व्स द टेक्निक्स फॉर रैपिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर शिपिंग स्टोरेज सेल अलॉन्ग विद द क्रिएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पैकेजेस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है भाई कि पैकेजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारा उसको रैप करते हैं उसको। और रैप मतलब कि कवर करते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों ने जहाँ अपना प्रोडक्ट बनाया वहीं पे हमें काम है ना। हमें तो उसको बहुत दूर दूर भेजना है, हमें अलग अलग जगह पे भेजना है, तो हमें उसकी स्टोरेज भी करनी है, हमें उसको शिप भी करना है, हमें उसको सेल करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए पैकेजिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए पैकेजिंग प्रिपेयर्स प्रोडक्ट्स फॉर ऑफरिंग प्रोडक्शन प्रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन प्रमोशन। अब देखिए भाई एक पैकेट से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जो भी हमारे पैकेजिंग होती है उसमें हमें सबसे पहली बात तो वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, दूसरा उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको बचा के रखता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तीसरा, उस पैकेजिंग में हमें क्या होता है भाई, हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है ना। उसमें प्रोडक्ट का नाम मेंशन होता है, उसका फॉर्मूला मेंशन होता है, उसके कंटेंट्स मेंशन होते हैं, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कितनी क्वांटिटी में, सब चीज़ें, उसका प्राइस, वो सब चीज़ें हमारी पैकेजिंग पे ही तो होती है। और प्रमोशन देखिए, पैकेजिंग हम लोग जितनी अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा, है ना। क्योंकि पैकेजिंग से ही कंपनी का नाम पता लगता है। तो कंपनी का जो नाम वगैरह होता है वो सब किससे, पैकेजिंग से ही तो दिखता है हमें। तो उसका प्रमोशन कैसे होता है, पैकेजिंग से होता है। Now, choosing a package begins with assessing the product's physical and chemical properties, प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड मार्केटिंग नीड्स। अब देखिए एक पैकेट को चूज करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट की क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, कहीं वो पैकेट से जो है इंट्रैक्शन ना कर ले। उसमें क्या क्या प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो हम लोग यहाँ पे अलग टाइप का मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो हम लोग किसी भी नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह यूज कर लेंगे, और एडिशनल है तो हम लोग यहाँ पे मेटल कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद किस तरह की उसकी मार्केटिंग की नीड है, तो इन सभी चीज़ों पर हमारी पैकेजिंग जो है डिपेंड करती है कि हम लोग किस मटेरियल को चूज करेंगे अपनी पैकेजिंग में ना। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हमें यहाँ पे क्यों इसको पढ़ना चाहिए, तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि भाई पैकेजिंग हमारी कह सकते हो, पैकेजिंग के बारे में जानना और पैकेजिंग, ये दोनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमारा प्रोडक्शन, क्योंकि जो पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे मतलब उसको हार्म होने से बचाती है, ठीक है। ड्यूरिंग द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज उसको एक शील्ड प्रोवाइड करती है ना। और उसके अलावा देखिए ये हमारे पेरिशेबल हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, मतलब बहुत ना कह सकते हो बहुत जल्दी जो है डिग्रेड होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है पैकेजिंग, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकते हैं। मतलब कि वो कह सकते हो बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर उनको थोड़ा सा भी गैस लाइट इन सबसे उनका इंट्रैक्शन हुआ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे फ्रेश रखने के लिए, टेस्टी रखने के लिए, न्यूट्रिशियस बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए प्रिवेंशन एंड सेल्फ लाइफ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखिए भाई पैकेजिंग हमारे क्या करता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सेव करती है, क्योंकि वो यहाँ पे एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करती है। और दूसरा यहाँ पे उनको जो है उनकी सेल्फ लाइफ मतलब कि वो कितने टाइम तक यहाँ पे हमारे कह सकते हो कितने ज़्यादा टाइम तक उनकी सेल्फ लाइफ होगी, कितने ज़्यादा देर तक ये हमारे जो है कह सकते हो यूज़ करने लायक रहेंगे, उन सबको बचाने में हमारा यहाँ पे बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है पैकेजिंग। क्योंकि वो हमारा एयर टाइट एक जो है कह सकते हो एयर टाइट हम लोग यहाँ पे पैकेजिंग करते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर पैकेजिंग जो है हमारी एयर टाइट होती है, ताकि एयर भी उसके अंदर ना जा पाए, क्योंकि एयर के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग और कुछ पॉइंट्स को देखें तो देखिए फूड एंड ड्रिंक पैकेजिंग हेल्प कीप्स आइटम फ्रेश बाय रिड्यूसिंग एयर एंड मॉइस्चर एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली जो हमारे फूड्स होते हैं, है ना, पैकेट फूड होते हैं, पैकेजिंग ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो भी रियल
फ्रूट वगैरह जो आप लोग देखते हो, तो इन सब के लिए पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो यहाँ पे उनको फ्रेश बनाए रखती है, उनको मॉइस्चर और एयर से बचाती है, ठीक है। और इसमें हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह का भी यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे उसको बनाए रखने का काम करती है। कन्वीनियंस की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, क्लियर लेबल्स ऑन पैकेजिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट यूज, डोजेज एंड प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है भाई कि एक लेबल से हमें बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट की जो है नॉलेज मिल जाती है कि उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है हमारा, है ना। कस्टमर को सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। बाकी देखिए पैकेजिंग सिंप्लीफाइज प्रोडक्ट विद फीचर्स लाइक इजी ओपन सील्स। तो यहाँ पे देखिए भाई जैसे हमारा जो पैकेजिंग होती है, तो अगर उसकी सील एकदम यहाँ पे मतलब अगर वो यहाँ पे सील है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें पता चल जाती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो सील लगी रहती है। तो सील अगर टूटी होगी तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है मतलब बंद सील वाले प्रोडक्ट ही लेने चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए टीयर स्टेप्स हो गया और हमारे कुछ रीसेलेबल जिपर्स हो गए फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कुछ रीसेलेबल जिपर्स मतलब कि कुछ हमारी ऐसी पैकेजिंग होती है जिसमें हम लोग यहाँ पे एक जिपर होता है जिससे हम लोग उसको रीसील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने का काम करती है। ना अगर हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग की बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा पैकेजिंग होती है तो वो पैकेजिंग हमारी क्या करती है, ब्रांड की लॉयल्टी को रिफर करती है। जैसे एक पैकेट है, ठीक है, तो वो एक मतलब उसमें जो कंपनी होगी उसका कंपनी का नाम मेंशन होगा, तो उस कंपनी के नाम से क्या होगा भाई, जो एक एक मतलब कस्टमर है, ठीक है, उसको यहाँ पे उस कंपनी के जैसे एक कंपनी का उसने प्रोडक्ट खरीदा, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा तो वहाँ पे उसी कंपनी का अगर उसको पसंद आता है तो उसी कंपनी का खरीदना चाहेगा। तो वो कंपनी का नाम मेंशन होना भी बहुत जरूरी है, इससे लॉयल्टी मेंशन होती है। उसके बाद यहाँ पे गुड पैकेजिंग डिजाइन इज वाइटल फॉर सेल्स। और देखिए जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी सिंपल सी बात है उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है बिकेगा, एज इट अट्रैक्ट अटेंशन इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या करता है, ये हमारा अट्रैक्शन को खींचता है, ठीक है, बाइंग डिसीजन यानी कि प्रोडक्ट को बाई करने के डिसीजन को थोड़ा सा बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है। और उसके बाद बूस्ट विजिबिलिटी, और जितना अट्रैक्टिव आपका पैकेजिंग होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका स्टोर में जो है कह सकते हो दिखेगा, है ना, विजिबल ज़्यादा अच्छे से होगा। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो है जब भी हम लोग प्रोडक्ट को शिप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हमारा जो है प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, सभी चीज़ों को बचाने का भी काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमारी टेम्पर रेजिस्टेंट सील्स होती हैं, तो टेम्पर जैसे कुछ कुछ हमारे ऐसी पैक जैसे मेनली जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं उनमें क्या होता है, जब भी आप लोग ढक्कन को खोलते हो तो एक एडिशनल सील लगी होती है, उसको आप लोग को उजाड़ना होता है, तो उसको आप लोग को हटाना होता है। तो वो क्या होता है, वो हमारा टेम्पर रेजिस्टेंट प्रूफ होती है, टेम्पर रेजिस्टेंट पैकेजिंग होती है। तो मान लीजिए अगर वो हमारी पहले से हटी हुई है, पहले से निकली हुई है, ठीक है, वो जो टेम्पर है वो अगर पहले से निकला हुआ है तो उसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है किसी और ने यूज़ कर लिया है। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है कह सकते हो हमें जो है थेफ्ट रिस्क यानी कि प्रोडक्ट के पहले से ही यूज होने वाले रिस्क से बचाता है। ये सारी चीज़ों से हमें यहाँ पे बचाने का काम करता है। और उसके बाद पोर्शन कंट्रोल, तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ जैसे अब जैसे जो हमारी पैकेजिंग होती है वो हमें अलग अलग टाइप से देखने को मिलती है। कुछ हमारे सिंगल सर्विंग पैक होते हैं, कुछ हमारे कह सकते हो मल्टीपल बल्क आइटम्स होते हैं। तो उन सभी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो है पैकेजिंग करके उनको एक कन्वीनियंट फॉर्म में जो है डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे हमारा जो सील्ड मिल्क बॉटल्स होती हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि जो भी मिल्क है वो पैकेट्स में मिलता है, सील्ड होता है, तो उसके लिए कस्टमर को कोई एडिशनल यहाँ पे अलग से जो है अपना खुद का कंटेनर लाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कस्टमर डू नॉट हैव टू ब्रिंग देयर ऑन कंटेनर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से हमें यहाँ पे पैकेजिंग जो है एक रिलीफ दिलाने का काम करती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी पैकेजिंग है वो हमारी एक एफडीए रेगुलेशंस होते हैं उनके उनसे अप्रूव होनी चाहिए और हमारे हार्मफुल इफेक्ट से यहाँ पे फ्री होनी चाहिए। बाकी देखिए ये दे मस्ट नॉट इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट और इट्स इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रोडक्ट है या फिर उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उससे हमारी पैकेजिंग जो है रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट ऐड एनी स्मेल और फ्लेवर, और कोई भी स्मेल और फ्लेवर जो है पैकेट का जो हमारे प्रोडक्ट में ऐड नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए द पैकेजेस मस्ट बी टेम्पर प्रूफ, और ज़्यादातर पैकेजिंग हमारी टेम्पर प्रूफ होनी चाहिए ताकि वो उनकी इंटीग्रिटी और जो है रिप्लेसमेंट से टेम्परिंग से बचा सकें। बाकी देखिए दे मस्ट प्रोडक्ट मटेरियल्स फ्रॉम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन। तो इन सभी चीज़ों से हमारी पैकेजिंग को भाई बचाना ही चाहिए हमारे प्रोडक्ट को, क्योंकि वही हमारा मेन एम होता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मटेरियल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की, तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल हमारी पैकेजिंग में यूज होते हैं। जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, मेटल्स हो गए, कुछ हमारे फाइबरस मेटल्स हो गए, फॉयल्स हो गए, फिल्म्स हो गए। तो ये सब लगभग अगर मेनली हम लोग यहाँ पे देखें ना तो ये चार टाइप के, ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल, ये चार टाइप की पैकेजिंग हमें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे ग्लास के बारे में। तो ग्लास देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पैकेजिंग मटेरियल जो होता है वो हमारा होता है ग्लास, क्योंकि ये देखिए ये क्या होता है, वैसे ज़्यादातर चीज़ें तो प्लास्टिक में आती है, लेकिन ग्लास हमारा सबसे सेफ और सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा
कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ चॉइस होता है ना, कि हमारा पैकेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे इफेक्टिव चॉइसिंग होती है हमारा ग्लास। बाकी देखिए ग्लास हम लोग बात करते हैं, ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव क्वालिटीज, एस्थेटिक अपील एंड वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स। तो देखिए ये हमारा क्यों मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखिए ये हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ग्लास में ज़्यादातर ये होता है कि ग्लास कभी भी यहाँ पे खुद से जो है हमारे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे एस्थेटिक अपील, यानी कि ग्लास जो है दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि कोई भी पैकेजिंग जब हमारे ग्लास में होती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। और तीसरा ये वैरायटी ऑफ साइजेस, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप के साइज और शेप में हमारे अवेलेबल होती है। अब देखिए ग्लास हमारा केमिकली काफ़ी स्टेबल होता है, इम्परमिएबल, यानी कि देखिए इम्परमिएबल का मतलब कि कोई भी गैस वगैरह या फिर कुछ भी है तो ग्लास को परमिएट नहीं कर सकता। परमिएट मतलब कि ग्लास को जो है आर पार नहीं कर सकता, ग्लास के अंदर नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी स्ट्रांग भी होता है और एफडीए अप्रूव्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी ग्लास के साथ देखने को मिलती है, जो कि हमें पता है कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्रजाइल नेचर का, यानी कि बहुत ही नाजुक होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है, हैवी होता है थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलता है। तो ये हमारे ग्लास के थोड़े से डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ ग्लास की, जिसको हम लोग यहाँ पे अपनी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर यूज करते हैं, तो टाइप 1 हमारा सबसे पहले आ जाता है बोरोसिलिकेट ग्लास। तो देखिए टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास होता क्या है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमें यहाँ पे बहुत ही हाई परसेंटेज में सिलिका और बोरिक ऑक्साइड देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज की बात करते तो देखिए ये हमारा हाईली रेजिस्टेंट होता है थर्मल शॉक और केमिकल इंटरेक्शन से, यानी कि इसमें कुछ बहुत इजीली हमारा जो है केमिकल इंटरेक्शंस वगैरह नहीं होती हैं, बहुत हार्डली होती है, बहुत मुश्किल से ही होती हैं। और यहाँ पे काफ़ी लो अल्कली कंटेंट देखने को मिलता है। देखिए जो हमारा ग्लास होता है ना, तो उसमें हमें ज़्यादातर अल्कली देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग ग्लास के कुछ टेस्ट भी देखेंगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अल्कली ग्लास में एक मेजर कंपोनेंट होता है, तो जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अल्कली ना क्या होता है ना, रिलीज होने लगता है हमारे ग्लास से, जो कि हमारे केमिकल इंटरेक्शन कर सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो इस चीज़ को हमें बचाना चाहिए। तो जितना ज़्यादा लो अल्कली कंटेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा एक बहुत ही हाई क्लास ग्लास होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, मेकिंग इट आइडियल फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। देखिए यहाँ पे चूंकि इसके अंदर लो अल्कली है, तो ये जब जितना कम होगा उतना कम रिलीज होगा। तो यहाँ पे जब रिलीज नहीं होगा तो हमारा सेंसिटिव ड्रग्स के साथ यहाँ पे काफ़ी कंपैटिबल हो जाता है, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा जो है एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए प्रिफर्ड होता है और यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारी पैरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनमें मेनली हमारा यही ग्लास यूज होता है। ठीक है, टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज होता है। तो ये हमारे वैक्सीन और अदर पैरेंटल प्रिपरेशंस में हमारा इसका यूज होता है। सेकेंड हमारा आता है टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। अब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, हमारा सोडा लाइम ग्लास जो है हमारा सल्फर या फिर अमोनियम सल्फेट से ट्रीट होता है ताकि इसकी केमिकल रेजिस्टेंस इंप्रूव हो सके। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारा केमिकल रिएक्शंस के लिए थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है। और ये हमारा सुटेबल होता है जो है हमारे स्टोरिंग, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हमारा ज़्यादा सुटेबल होता है। इसका पीएच जो है लगभग मतलब जिन भी प्रोडक्ट्स का पीएच यहाँ पे जनरली यहाँ पे 7 से लो होता है उनके लिए हमारा काफ़ी स्टेबल सुटेबल होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा जो भी एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं और कुछ हमारी पैरेंटल्स जो कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है उनके लिए हमारा सही होता है। टाइप 3 की बात करते हैं, हमारा टाइप 3 जो है हमारा सोडा लाइम ग्लास होता है, जो कि हमारा यहाँ पे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास होता है विदाउट द मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। जैसे टाइप 2 में हम लोग एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करते थे सल्फर और अमोनियम सल्फेट से, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये हमारा नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ड्रग्स हैं तो उनके लिए नहीं सही है। और ये हमारा बहुत ही लेस रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वगैरह के होने के चांसेस होते हैं कंपेयर टू टाइप 1 एंड टाइप 2। एप्लीकेशन की बात करें तो ये जनरली हमारा ओरल मेडिकेशन, सॉलिड डोजेज फॉर्म और नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप 4 ग्लास की, तो ये हमारा होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो देखिए इसका यूज ना हम लोग बिल्कुल बहुत ही जनरल पर्पस के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर लोवेस्ट केमिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बहुत इजीली हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे ये नॉट नहीं सुटेबल होता है, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए ज़्यादातर ये नहीं सुटेबल होता है। और एप्लीकेशन की बात करते हैं हमारा नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा घरों में वगैरह में ज़्यादातर यूज इसका देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने स्पेशलाइज्ड ग्लास कंटेनर्स के बारे में बात करें तो देखिए जैसे हमारा एक एम्बर ग्लास होता है, तो एम्बर ग्लास थोड़ा सा जो ब्राउन कलर के हमारे ग्लास होते हैं, ज़्यादातर सिरप वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि उस ब्राउन कलर के ग्लास में देखने को मिलती हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एम्बर ग्लास बोलते हैं, जो कि हमारा लाइट सेंसिटिव होता है, मतलब कि सॉरी यूवी मतलब लाइट रेजिस्टेंट होता है, जो कि हमारे लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो लाइट सेंसिटिव होती है तो वो लाइट से रेजिस्टेंट होता है, तो लाइट हमारा जो है उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं कर पाती है।
क्लियर ग्लास की बात करें तो देखिए ये हमारा जो है यूज फॉर प्रिपरेशन दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्लियर ग्लास हम लोग मेनली उनके लिए यूज करते हैं जिनको यहाँ पे लाइट से एडिशनल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कलर्ड ग्लास की बात करें तो हम यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर जो अलग अलग कलर के ग्लास हमें देखने को मिलते हैं फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट आईवी यूवी रेडिएशन, ठीक है, प्रोवाइड ए स्पेसिफिक कलर फॉर ब्रांडिंग पर्पज। तो इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। कोटेड क्लास की बात करें तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड कोटिंग देखने को मिलती है जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है, इसकी अल्कैलिनिटी को, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारा अल्कलीन होता है उसको रिलीज होने से रोकने के लिए, और यहाँ पे हमारा प्रोवाइड अ स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल, ठीक है, और हमारे यहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए हमारा थोड़ा सा यूज होता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लास के कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बहुत ही सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज देखने को मिलती है, हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये हमारा बहुत ही अलग अलग कलर में देखने को मिलता है। जो हमारा एम्बर कलर का ग्लास होता है वो हमारा लाइट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में हम लोग यहाँ पे बहुत ही विजुअली मतलब अपना जो है प्रोडक्ट को अपनी आंखों से बाहर से ही देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, और उसके बाद इट कैन बी इजिली क्लीन, और बहुत इजिली हम लोग यहाँ पे इसको क्लीन वगैरह कर सकते हैं ना। कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, हमारा थोड़ा सा फ्रजाइल और ब्रिटल नेचर का होता है, और ये थोड़ा हैवी होता है वेट में, और यहाँ पे मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और बाकी देखिए इट कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम, और जो भी ऐसे हमारे कह सकते हो एक्शंस होते हैं जहाँ पे प्रेशर और वैक्यूम का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हमारे यहाँ पे ये जो है ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। बाकी वंस ब्रोकन इट कैन नॉट बी जॉइन बैक, और एक बार अगर टूट गया ना तो इसको दोबारा से हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ग्लास टूट गया तो खत्म ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है प्लास्टिक्स के बारे में, तो प्लास्टिक भी देखिए हमारा एक बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारा मटेरियल होता है जिसको हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो प्लास्टिक्स की बात करूँ तो क्या प्लास्टिक हमारे टाइप का सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे मतलब ये हमारे जो है पोलाइमर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे अलग अलग शेप और फॉर्म्स में मोल्ड कर सकते हैं। मतलब भाई प्लास्टिक भी आपको पता है बहुत अलग अलग शेप में हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा वाइडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ड्यू टू देयर वर्सटाइलिटी। मतलब देखिए प्लास्टिक को हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। हर तरह की फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में हमारा ये सुटेबल हो जाता है। बहुत ही लाइट वेट होता है ना, और ड्यूरेबल होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली जो है बॉटल कंटेनर्स और फिल्म्स के फॉर्म में मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। बैरियर की बात करते हैं हमारा प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है मॉइस्चर ऑक्सीजन लाइट से। इनर्टनेस की बात करते हो तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर प्लास्टिक हमारे इनर्ट नेचर के होते हैं, मतलब कि वो भी हमारा ज़्यादा इजली मतलब कि बहुत इजिली हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इंट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो हमारा जो है काफ़ी अफोर्डेबल होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने कुछ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज होता है, तो सबसे पहला आ जाता है पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन देखिए ये हमारा जो है मेनली बॉटल बैग्स और फिल्म्स के लिए यूज होता है, और ये हमारा मेनली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। और ये हमारा काफ़ी वाइडली यूज्ड हमारा जो है एक टाइप का प्लास्टिक हमारा होता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ना। सेकंड हमारा आता है पॉलीप्रोपाइलिन। तो पॉलीप्रोपाइलिन भी हमारे यहाँ पे मेनली जो कैप्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के कैप्स होते हैं, क्लोजर्स होते हैं, सिरिंजेस में भी जो भी हमारा प्लास्टिक का मटेरियल होता है वो सभी में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं ड्यू टू इट्स केमिकल रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट ना। थर्ड हम लोग बात करते हैं हमारा होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे टाइप का इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, क्लियर और स्टिफ यानी कि थोड़ा थोड़ा हार्ड ग्लास होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे मेनली जो ब्लिस्टर, देखिए ब्लिस्टर मतलब जो भी हमारे दवा के पत्ते आते हैं तो पत्तों में जो भी ऊपर उभरा वाला पार्ट होता है जिसमें हमारी दवा अंदर फिट होती है उस चीज़ को हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे मेनली इसका यूज करते हैं। और पॉलीइथाइलिन ट्रफथलेट की बात करते हैं हमारा लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका यूज हम लोग यहाँ पे मेनली जो है कॉस्मेटिक्स बॉटल्स और माउथ वॉश की जो है पैकेजिंग में हम लोग यूज करते हैं। पॉलीस्टीरीन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा मेनली जो है जार ट्रेज और स्मॉल कंटेनर्स के लिए यूटिलाइज होता है, और ये हमारा जो है लिक्विड प्रोडक्ट को यहाँ पे डिस्पेंस करने के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने ग्लास के कुछ प्लास्टिक के एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा लाइट वेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी टू सील, मॉइस्चर बैरियर, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा थोड़ा सा जो है कुछ गैसेज के लिए परमिएबल होता है, यानी कि कुछ गैस यहाँ पे हमारे ग्लास को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हो जाता है। बाकी केमिकल इंट्रैक्शंस भी हमारा कुछ ग्लास में देखने को मिल सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक में देखने को मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग यहाँ पे जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ हो जाती है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के हिसाब से प्लास्टिक काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होती है।
और इसके बाद यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी ज़्यादातर प्लास्टिक हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिक थोड़ा सा यहाँ पे इनके कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को मिल जाते हैं। ना बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड मटेरियल के बारे में, तो हमारा हो जाता है रबर। तो रबर को भी देखिए मेनली हम लोग यहाँ पे, आपको पता है कि रबर जो हमारे क्लोजर्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे ग्लास कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी एम्पूल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, यानी कि जो जिसमें हमारे इंजेक्शन का फ्लूइड होता है, ठीक है, तो इंजेक्शन का जो भी सोल्यूशन होता है वो हमारा जिसमें फिल होता है, तो उसकी क्लोजर के लिए हम लोग यहाँ पर रबर का यूज करते हैं। बाकी कुछ हमारे जो है स्पेशल मतलब जो भी एयर टाइट जहाँ पे हमें सील करनी होती है उसमें हम लोग यहाँ पर रबर्स का यूज करते हैं। तो देखिए रबर रेफर्स टू अ नेचुरल और सिंथेटिक इलास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल। तो यहाँ पे एक नेचुरल या फिर सिंथेटिक इलास्टिक पॉलीमरिक मटेरियल होता है, और यहाँ पे यूज हम लोग यहाँ पे मेनली इसका क्लोजर या फिर सीलिंग में करते हैं। अब रबर का कोई हम लोग कंटेनर नहीं बनाते हैं, लेकिन रबर का यूज हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग या फिर सीलिंग में करते हैं। अब यहाँ पे ये मेनली हमारा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म एयर टाइट, वाटर टाइट सील्स, ठीक है, तो इन सभी में हमारा यहाँ पे इसका जो है यूज होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा मेनली दो टाइप का होता है, एक हमारा नेचुरल हो गया, एक हमारा सिंथेटिक हो गया। तो नेचुरल हमारा जो है, जो भी हमारे रबर ट्रीज के लेटेक्स होते हैं, लेटेक्स मतलब थोड़ा सा एक मिल्की टाइप का मटेरियल होता है, हमारे ट्रीज से निकलता है, जैसे कि हमारा हैविया ब्रेसिलिनेसिस, ठीक है, ये हमारे टाइप का रबर ट्री होता है। तो जो भी रबर ट्री होते हैं उनके लेटेक्स से हमें देखने को मिलता है नेचुरल रबर। और सिंथेटिक की बात करते हैं, हमारे जो है कह सकते हो सिंथेटिक प्रोसीजर से देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन, सॉल्वेंट, ऑयल से। एग्जांपल जैसे हमारा ब्यूटाइल रबर हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया। और सिंथेटिक रबर का ही यूज हम लोग जहाँ ज़्यादातर अपनी जो है प्रिपरेशंस में करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ रबर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा आता है ब्यूटाइल रबर। तो ब्यूटाइल रबर देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा बहुत ही एक्सीलेंट होता है एयर टाइट सील्स के लिए। ये हमारा मॉइस्चर और गैसेस से रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा कॉमनली जो है वॉयल स्टापर्स और सिरिंज प्लंजर, यानी कि सिरिंज का जो कवर होता है, ठीक है, जब आप लोग सिरिंज मतलब जो सुई होती है तो उसका जो नीडल होती है वो जिससे कवर होती है, उन सब में हम लोग उन सब में मेनली यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। नाइट्राइल रबर की बात करते हैं, हमारा जो है रेजिस्टेंस होता है ऑयल, केमिकल्स और टेम्परेचर वेरिएंस है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सिलिकॉन रबर के बारे में, तो सिलिकॉन रबर हमारा बहुत ही हाईली बायोकम्पैटिबल होता है, और हमारा यहाँ पे केमिकली इनर्ट होता है, यानी कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह जनरली नहीं देखने को मिलती है। और ये हमारा बहुत ही यूज होता है स्पेशलाइज्ड क्लोजर्स और मेडिकल डिवाइसेज के लिए। और क्लोरोब्यूटाइल या फिर ब्रोमोब्यूटाइल रबर के बारे में बात करें तो ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन होता है ब्यूटाइल रबर का, और इसमें थोड़ा सा और भी इनहांस्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा जो है रबर जो हमारा इफेक्टिव सीलिंग प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रबर में देखने को मिलती है। ना फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स देखिए क्या होते हैं, मेटल्स आर वैल्यूड फॉर देयर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी। अब भाई मेटल क्या होता है, भाई मेटल तो हमारा बहुत ही उसका स्ट्रेंथ होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, और बैरियर प्रोवाइड करता है हमारा सभी चीज़ों से, ठीक है, प्रोवाइड प्रोडक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज, कंटामिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सभी चीज़ों से हमारा मेटल जो है हमारा एक प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बस यही है कि मेटल थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब जगह भी यूज नहीं कर सकते हैं। नो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने टाइप्स ऑफ मेटल्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे बहुत अलग अलग टाइप के मेटल यूज होते हैं, जिसमें हमारा मोस्ट कॉमनली जो है एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया। तो एल्यूमिनियम तो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, स्पेशली फॉर ब्लिस्टर्स। तो जो भी हमारी दवाएं होती हैं, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह होती हैं, तो उनके पीछे जो भी फॉयल आपको लगी होती है वो मेनली हमारी एल्यूमिनियम से बनी होती है। फॉयल्स एंड कैप्स, और कुछ कुछ हमारे जो भी कैप्स वगैरह होते हैं, है ना, तो एल्यूमिनियम के कैप हमें देखने को मिलते हैं हमारी जो भी सिरप वाली प्रिपरेशंस होती हैं। और ये हमारा जो है काफ़ी लाइट वेट होता है, नॉन कोरोजिव होता है, यानी इसके अंदर जो है जंग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये हमारा एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड लाइट। और स्टील की बात करो तो देखिए स्टील भी हमारा बहुत ही, भाई स्टील तो हमारा अच्छा होता ही है, बस यही है कि हमारा काफ़ी महंगा होता है। तो इट इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। बाकी हमारा जो है क्लोजर्स, कंटेनर, लाइनिंग्स और मेडिकल डिवाइसेस में काफ़ी यूज देखने को मिलता है इसका। और ये हमारा बहुत ही हाईली ड्यूरेबल होता है, और ये हम अपनी इंटीग्रिटी यानी अपने स्ट्रक्चर को, अपना जो भी इसका कह सकते हो एक शेप साइज होता है उसको मेंटेन करके रखता है बहुत ही अलग अलग कंडीशंस में। और टिन प्लेट की बात करें तो ये मेनली हमारा प्राइमरी जो है कैंस और कुछ क्लोजर्स के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, और ये हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट देखने को मिलता है। ना एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करें तो इसका देखिए इसका यूज हम लोग मेनली जो है ब्लिस्टर पैक्स, कैप्स, क्लोजर्स, ठीक है,
कंटेनर्स, कैन, सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है इसको भी हम लोग देख रहे हैं। और सिरिंज, नीडल्स, तो नीडल्स भी हमारी जो है मेनली मेटल्स की बनी होती है। और एडवांटेजेस की बात करें तो इफेक्टिव प्रोडक्शन, हाई स्ट्रेंथ, एस्थेटिक अपील, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इन सभी में यहाँ पे इसका जो है एक एडवांटेजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के बारे में। तो देखिए पैकेजिंग भी हमारे यहाँ पे 3 टाइप की देखने को मिलती है। अब ये 3 टाइप मतलब कोई अलग अलग टाइप नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है। एक हमारा होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, थर्ड होता है टर्शियरी पैकेजिंग। बहुत सिंपल है। देखिए प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है जो दवा होती है वो जिस पैकेट के साथ हमारी डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। देखिए इसको बहुत सिंपली समझिए। ये हमारा एक सिरप की बॉटल है। अब ये जो सिरप की ये जो इस बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर देखिए क्या है, इस बॉटल के अंदर जो सिरप है वो डायरेक्टली इस कंटेनर के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी पैकेजिंग। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो सिरप्स होती हैं वो भी हमारे क्या होता है, वो भी हमारे कार्डबोर्ड यानी कि एक जो है हमारे एक डिब्बे में देखने को मिलती है ना। तो वो डिब्बा क्या होगा भाई, वो उस डिब्बे ने इस पैकेट को भी यहाँ पे मतलब कह सकते हो पैक करके रखा हुआ है। तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये जो सिरप के जितने डिब्बे हैं ना, ये सारे भी हमारे एक बहुत बड़े से कह सकते हो गत्ते में आते होंगे, बहुत बड़े से मतलब एक कंटेनर में आते होंगे कार्डबोर्ड के। तो वो क्या हो गया भाई, वो हमारा हो गया टर्शरी पैकेजिंग। बस बहुत सिंपल है, यही तो होता है हमारा। तो इसमें देखिए प्राइमरी पैकेजिंग की बात करें तो प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग दैट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। और ये हमारा सर्व करती है टू यानी कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है। एक हमारा जो है ऑफन प्रोवाइड्स कंज्यूमर कन्वीनियंस एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए भाई सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो भी सिरप के बारे में होती है, इसका एमएफजी लाइसेंस, ठीक है, इसका जो भी हमारा इंग्रेडिएंट हो गया, ये सभी चीज़ें इस प्राइमरी पैकेजिंग पे ही तो देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो गया। बाकी देखिए वही चीज़ है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा बॉटल्स हो गए बेवरेजेस के लिए, यानी कि जो भी हमारा कह सकते हो हमारा जो भी बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, हमारी जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उनकी जो बॉटल्स होती हैं। और उसके बाद हमारे जो ब्लिस्टर पैक्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा टैबलेट और कैप्सूल के जो भी हमारे पैकेट होते हैं, जैसे आप लोग 10 टैबलेट का जो भी पैकेट लेते हो उसमें भी हमारा वो सभी हमारा प्राइमरी पैकेजिंग होती है। टिन्स फॉर कैंड फूड्स है ना, जो भी हमारे कैंड प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद प्लास्टिक रैप्स फॉर स्नैकर्स, शैशेट फॉर शैम्पूस, इन सभी के साथ हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जिस चीज़ के साथ भी हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग हो गया। की फंक्शंस की बात करें, की फंक्शंस की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कंटामिनेट होने से या फिर डैमेज होने से। ये हमारी प्रोडक्ट की फ्रेशनेस और सेल्फ लाइफ को मेंटेन करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अट्रैक्ट करता है हमारे कंज्यूमर्स को। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में तो देखिए दिस इज द आउटर पैकेजिंग दैट ग्रुप्स मल्टीपल प्राइमरी पैकेजेस टुगेदर। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है तो ये हमारी हो सकता है कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्राइमरी पैकेज हो, या फिर हो सकता है हमारे एक सिंगल सेकेंडरी पैकेज हो। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस सिरप की बात करें तो इस सिरप का जो डिब्बा होता है तो हो सकता है कि उसके अंदर हमारे यहाँ पे सिर्फ ये सिरप ही हो, या फिर जैसे हम लोग टैबलेट्स वगैरह की बात करें तो आप लोगों को अगर पता हो कि जो टैबलेट हम लोग लेते हैं 10 पत्ते की एक टैबलेट होती है, 10 टैबलेट का एक पत्ता होता है। तो वो जो पत्ते होते हैं ना तो कम से कम ऐसे 50 या 100 पत्ते हमारे एक बड़े से गत्ते में होते हैं। तो वो हमारा सेकेंडरी पैकेज हो गया। और फिर वो जो हमारे बड़े बड़े से जो भी हमारे कह सकते हो पैकेट होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे एक बहुत बड़े से गत्ते में होते हैं। तो वो हमारा टर्शरी पैकेज हो गया बस। बाकी देखिए इट फैसिलिटेट्स हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारा मेनली वही चीज़ है कि हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो भी बॉक्सेज होते हैं जो कि इंडिविजुअल ब्लिस्टर पैक्स ऑफ मेडिसिन को कंटेन करते हैं, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसके अंदर देखिए हमारे मल्टीपल पैकेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। और की फंक्शंस की बात करते हैं हमारा जो है एडिशनल प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है प्राइमरी पैकेजिंग को, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन और बल्क हैंडलिंग में जो है हेल्प करता है, और हमारा प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन में और ज़्यादा एक इन्हेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। टर्शरी पैकेजिंग की बात करते हैं हमारा बल्क या फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग में यूज होता है। और इसमें देखिए इसमें हमारे बहुत मतलब ये हमारे बहुत बड़े बड़े गत्ते होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे सेकेंडरी पैकेजेस होते हैं, उनके अंदर प्राइमरी होता है। देखिए सबसे आउटर लेयर ऑफ पैकेजिंग होती है जो कि जनरल हमें नहीं देखने को मिलती, वो मतलब कि वो हमारे कस्टमर को नहीं मिलती है, वो जो भी सप्लायर्स होते हैं उनके लिए यूज होती है ना। और एग्जांपल की बात करो तो हमारा जो बड़े बड़े क्रेट्स हो गए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो भी ड्रम्स वगैरह हो गए केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये हमारे टर्शरी पैकेज में आ जाते हैं। की फंक्शंस की बात करते हैं ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को सेफ्टी को इंश्योर करता है उनकी, और हमारा जो है इन्वायरमेंटल या फिर फिजिकल डैमेज से प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है।
नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ कंटेनर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट के लिए कंटेनर्स की चॉइस को इफेक्ट करते हैं। जैसे अब भाई जैसे मान लीजिए कोई हमारा टैबलेट है, तो टैबलेट को जनरली हम लोग क्या होता है ब्लिस्टर पैक्स में पैक करते हैं। हमारा जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती है उनको हम लोग यहाँ पे जो है इस तरह की जो है कह सकते हो इस तरह की बॉटल्स में पैक करते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सिरप को हम लोग यहाँ पे जो है अपने ब्लिस्टर्स में पैक कर देंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि हम लोग किस तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहला आ जाता है मटेरियल। तो देखिए, containers can be made of plastic, glass, metals and cardboard. The material affects durability, cost and suitability for the contents. अब देखिए, आपको पता है भाई कि हमारे जो कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ग्लास के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, कार्डबोर्ड के भी हो सकते हैं। तो हमें कौन सा चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमें जो जिस भी प्रोडक्ट को उसके अंदर रखना है उसको कितनी ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कितना वो कॉस्ट बियर कर सकता है और कितना हमारा उसकी सुटेबिलिटी है। उन सभी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपने कंटेनर्स को चूज़ करेंगे कि हमें किस मटेरियल का कंटेनर चूज़ करना है। उसके बाद हमारा साइज एंड कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी कंटेनर्स हैं वो हमारे अप्रोप्रिएट साइज के होने चाहिए, यानी जितना दवा हमें रखनी है उतना ही साइज उनका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अंदर कुछ वेस्टिंग स्पेस है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि भाई कंटेनर है तो जितना ज़्यादा बड़ा कंटेनर आप बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। और तीसरा हमारा कॉस्ट आ गया। तो कॉस्ट देखिए भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्राइस जो है बजट के साथ अलाइन करना चाहिए, है ना, कंसिडरिंग बोथ परचेस एंड लॉन्ग टर्म यूजेज। और स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होता है, एक्सपोजर टू लाइट, ये सभी चीज़ों को हमारा कंटेनर जो है बियर कर पाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने कंटेनर रखा है तो वो हमारा टेम्परेचर से ख़राब हो गया, ह्यूमिडिटी से ख़राब हो गया, और वो हमारा एयर टाइट होना चाहिए। और यूवी प्रोडक्शन कंटेनर्स हमारे जो है जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग यहाँ पे यूवी प्रोटेक्टिव कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन नीड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंटेनर हमारे इजी टू हैंडल होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट होने चाहिए विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द कंटेंट्स। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जो भी हमारा कंटेनर है वो हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए, रिसाइक्लेबल होना चाहिए, और यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए। और सीलिंग एंड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सम कंटेनर्स, तो कुछ कंटेनर्स में हमें यहाँ पे एयर टाइट या फिर टैम्पर एविडेंट सील्स की रिक्वायरमेंट होती है। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारे कंटेनर्स हैं, वो हमारे जो है FDA अप्रूव्ड होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी वो किन किन चीज़ों से स्टेबल है, वो मतलब कि स्टेबल है कि नहीं है ना, और किस कौन कौन सी चीज़ें उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट्स आर प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड एंड सेफ थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो वही चीज़ है कि हमें यहाँ पे जो भी कंटेनर है उनकी स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है मैकेनिकल स्टेबिलिटी। तो देखिए द मटेरियल मस्ट रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अब ये है, अब इसमें अगर हम लोगों ने मैकेनिक यानी इसको दबाव लगाया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको दबाया तो ये खराब हो जा रहा है ना, तो इन सभी चीज़ों से हमारा रजिस्ट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि ड्यूरिंग द हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा यहाँ पे हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो जो भी हमारा मटेरियल है वो हमारा केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा जो भी कंटेनर है उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन वगैरह कर जा रहा है। और ये हमारा जो है रजिस्ट होना चाहिए, डिग्रेडेशन फ्रॉम मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस नब से हमारा डिग्रेड हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा मटेरियल है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना स्ट्रक्चर और अपनी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन रखनी चाहिए, है ना, कि ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो वो ख़राब हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सम मटेरियल मस्ट विथ स्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, है ना, तो कुछ मटेरियल ऐसे जहाँ पे हमें एक्सट्रीम कोल्ड और हीट में रखना पड़ता है तो उसमें यहाँ पे रजिस्ट होना चाहिए। बैरियर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो भी कंटेनर है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है गैस के लिए परमिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ गैस है, हार्मफुल गैस है, तो वो मटेरियल के अंदर चली गई, है ना, तो वो क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब कर सकती है। और उसके बाद हमारा मटेरियल जो है लाइट स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ मटेरियल्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है लाइट स्टेबिलिटी की, ठीक है, तो वहाँ पे वो लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए। और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा मटेरियल है, प्रोडक्ट है, स्पेशली जो हमारे पेरेंट्रल होते हैं उनके लिए जो भी मटेरियल है वो हमारा जो है लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए, है ना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ मटेरियल्स।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अपना कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हमारा मेनली हम लोग ग्लास और प्लास्टिक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपना कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनकी स्टेबिलिटी वगैरह को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने ग्लास के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट हम लोग करते हैं हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। देखिए हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिटिक लिटिक मतलब कि लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। तो वाटर की प्रेजेंस में ऐसा ना हो कि ग्लास हमारा जो है खराब हो जा रहा है या फिर उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है या फिर ग्लास जो है अपना कुछ केमिकल रिलीज कर दे रहा है ग्लास में, वाटर में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चेक करते हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक हमारा पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होता है, एक हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है भाई, आपको पता है हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी हमारा ग्लास होता है उसके अंदर हमारा उसके अंदर एल्कली का कंटेंट हमें जो है, ग्लास के अंदर एल्कली हमें देखने को मिलती है। तो वो जो एल्कली होता है वो हमारे ग्लास से रिलीज नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब कि बहुत, अगर हो भी रही है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। तो कितनी एल्कली हमारे ग्लास से रिलीज हो रही है उसी को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर चेक करते हैं। और इसमें सबसे पहला मेथड होता है पाउडर्ड ग्लास टेस्ट। अब इसमें हम लोग करते क्या है, जो भी ग्लास कंटेनर है उसको हम लोग एक फाइन पाउडर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर डाल के और उसको हमारे ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट के लिए हीट करते हैं, ठीक है। ताकि वो जो हमारा, अगर हमारा ग्लास से अल्कली जो, देखिए लीचिंग का मतलब होता है ग्लास से जो है अल्कली वगैरह का रिलीज होना, उसी को हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी भी किसी भी मटेरियल से उसका जो है कुछ पोर्शन अगर रिलीज हो रहा है उसकी चीज़ को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें ग्लास से मेनली हमारा एल्कली रिलीज होता है। तो कितना एल्कली हमारा रिलीज हो रहा है, तो अगर वो रिलीज होना है तो उसको एसिलरेट यानी उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे ये प्रोसीजर करते हैं, ताकि अगर रिलीज होना है तो जल्दी हो जाए, हमें जल्दी से पता चल सके। द सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए भाई ग्लास में हमारा जो भी वाटर है उसमें हम लोगों ने ग्लास का पाउडर बनाया, उसको डाल दिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोक्लेव कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे, हम लोग अगर पता लगाना है कि कितना एल्कली रिलीज हुआ है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, उसका टाइट्रेशन कर देंगे एक एसिड के साथ। तो एसिड के साथ जब हम लोग टाइट्रेशन करेंगे तो कितना एसिड हमारा यूज हुआ उससे हमें पता चल जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ एल्कली रिलीज, है ना। एल्कली मतलब सिंपल बेस, कुछ खास थोड़ी है। वाटर अटैक टेस्ट की बात करें तो इसमें देखिए क्या करता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा इंटायर ग्लास कंटेनर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे वाटर के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे अपने ऑटोक्लेव के अंदर हीट करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एल्कली। तो इसमें भी देखिए सेम ही चीज़ हम लोग करते हैं, बस इसमें हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है वाटर के साथ हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। और एक हमारा एक और टेस्ट इसके अंदर आ जाता है थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो हमारे रैपिड टेम्परेचर चेंजेस को यहाँ पे रजिस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लास को जो है डायरेक्टली एक सडन टेम्परेचर, मतलब कि कभी टेम्परेचर हम लोग बहुत बढ़ा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, इन सभी कंडीशंस में हम लोग चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई भी क्रैकिंग तो नहीं आ रही, कोई भी उसके अंदर ब्रेक तो नहीं आ रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स में देखिए कुछ प्लास्टिक भी हमारे कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आ जाता है लीकेज टेस्ट। अब लीकेज का मतलब कि हमारा प्लास्टिक के अंदर कोई लीकेज तो नहीं हो रही। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे कंटेनर्स लेते हैं, उनको यहाँ पे जो है अच्छे से क्लोज करके रख देते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कंटेनर लिया, इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको उल्टा करके, मतलब उल्टा करके रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा 24 घंटे के लिए। और उसके बाद 24 घंटे बाद चेक करते हैं कि कोई भी कंटेंट हमारा लीक तो नहीं हो रहा है। हमारा कंटेंट को मेजर करके चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट कम तो नहीं हुआ है। तो कम होगा उसका मतलब यहाँ पे लीकेज हो रही है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। ट्रांसपेरेंसी टेस्ट की बात करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं कि मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम लोग सिंपली विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि इसमें अपनी आंखों से देख के भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंट होगा तो हमें अपनी आंखों से देख के पता चल जाएगा, बस इसमें यही है। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे हमें क्या होता है, जहाँ पे हमें सिरिंज से जो है हमारा निकालना पड़ता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन को, क्योंकि वो हमारा पैरेंटल प्रिपरेशन यहाँ पे उसके अंदर होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज को डायरेक्टली प्लास्टिक के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो उसमें हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सिरिंज है, मतलब जो भी सुई है, वो ग्लास के अंदर जा भी पा रही है कि नहीं जा पा रही है, मतलब बहुत हार्ड तो नहीं है प्लास्टिक। तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्डाइज नीडल को लेते हैं, उससे पेनिट्रेट करते हैं। अगर हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारा सही है। तो बस यही सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट थे। और तो ये था हमारे यहाँ पे यूनिट 5 ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और बाकी थैंक यू सो मच।